ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इसके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12 और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल नई दिल्ली में मीडिया को शिखर सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में ब्रिटेन G7 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। The invitation of UK Prime Minister Boris Johnson, Prime Minister Shri Narendra Modi will participate in the outreach sessions of the G7 summit on 12th and 13th June in virtual format. UK currently holds the presidency of the G7 and has invited India along with Australia, Republic of Korea and South Africa as guest countries for the G7 summit. The meeting will be held in hybrid mode. ब्रिटेन ने G7 के अध्यक्ष के रूप में 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें कोरोना वायरस से निपटने के वैश्विक प्रयासों की अगुवाई करना तथा भविष्य में ऐसी महामारियों से निपटने के लिए सुदृढ़ ढांचा विकसित करना, समृद्ध भविष्य के लिए मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीके ढूंढने के साथ पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखना तथा एक खुले समाज में साझा मूल्यों को संजोना शामिल है। बैठक में विशेष रूप से वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी से निपटने के बारे में परस्पर विचार विमर्श करना तथा स्वास्थ्य सेवा जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान देना शामिल है। भारत अपने नागरिकों के लिए चीन आने जाने की सुविधा बहाल किए जाने के लिए वहां की सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। ये सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुरू की जानी है जो चीन में काम करते हैं या वहां पढ़ाई कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि चीन के नागरिकों को भारत आने की अनुमति है। ऐसे में भारतीय नागरिकों को भी चीन जाने की सुविधा मिलनी चाहिए। पिछले साल नवंबर से ही चीन ने भारतीय नागरिकों को वीजा देना बंद कर दिया है। इस साल मार्च में चीन के दूतावास ने एक अधिसूचना जारी कर ये कहा था कि जो लोग चीन में निर्मित टीका लगवाएंगे उन्हें वीजा दिया जाएगा। कई लोगों ने ऐसे टीके लगवाए लेकिन इसके बावजूद उन्हें चीन का वीजा जारी नहीं किया गया। श्री बागची ने कहा कि उम्मीद की जाती है कि चीन की ओर से तय नियमों का पालन करने वाले भारतीय नागरिकों को जल्द ही वीजा मिल सकेगा। Currently, persons from China, including Chinese nationals, are able to travel to India despite the absence of direct air connectivity. However, for Indian nationals, travel to China has not been possible since last November, as the Chinese side had suspended existing visas. In March this year, the Chinese embassy issued a notification about facilitating visas for those taking Chinese-made vaccines. It is understood that several Indian nationals have applied for Chinese visas after getting vaccinated in that manner, but they are yet to be issued visas. Since these Indian nationals have apparently met the requirements laid down by the Chinese embassy, we would hope that the Chinese embassy would be able to issue them visas soon. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पिछले सप्ताह झारखंड के बोकारो से जब्त की गई सामग्री यूरेनियम रेडियोधर्मी नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल कहा कि बोकारो से संदिग्ध सामग्री जब्त किए जाने से संबंधित पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान भारत की छवि को जानबूझकर खराब करने का एक प्रयास है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालयों में अपील करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में मामले की समीक्षा और पुनर्विचार के अधिकार का प्रावधान है। 21 सदस्यीय स्थायी समिति के अनुमोदन के बाद विधेयक को नेशनल असेंबली द्वारा पारित कर दिया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय समीक्षा और पुनर्विचार अधिनियम का नाम दिया गया है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। देश में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 24 करोड़ 58 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 30 लाख 32 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इनमें से 27 लाख 33 हजार लोगों को पहली डोज दी गई, जबकि 2 लाख 99 हजार से अधिक व्यक्तियों को दूसरी डोज दी गई। देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इस वर्ष 16 जनवरी से शुरू हुआ था। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के 18 लाख 64 हजार से अधिक लोगों ने कल कोविड का पहला टीका लगवाया। इसी आयु समूह के 77 हजार से अधिक लोगों ने कोविड का दूसरा टीका लगवाया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में कुछ ऐसे निराधार समाचार आए हैं कि कोविन ऐप को हैक किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि सरसरी तौर पर ये खबरें फर्जी प्रतीत होती हैं, फिर भी स्वास्थ्य मंत्रालय और टीका प्रशासन से संबद्ध अधिकार प्राप्त समूह इन खबरों की जांच करवा रहे हैं। जांच का काम इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कंप्यूटर आपात प्रबंधन टीम को दिया गया है। टीका प्रशासन से संबद्ध अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर आरएस शर्मा ने स्पष्ट किया है कि कोविन में दर्ज टीकाकरण संबंधी विवरण पूरी तरह सुरक्षित है। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमित बच्चों के उपचार में रेमडेसिविर दवा के उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की भी आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कोविड प्रबंधन के लिए समग्र दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले बच्चों के परीक्षण कराने की आवश्यकता भी नहीं है। सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वे कोरोना के कारण अनाथ और संकटग्रस्त बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी का आदान प्रदान न करें, क्योंकि इससे उन बच्चों के जीवन को खतरा हो सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दी जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को गैर कानूनी ढंग से गोद लेने के मामलों पर चिंता व्यक्त की थी। अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए लोगों को आमंत्रित करना गैर कानूनी कृत्य है, क्योंकि इसके लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को शामिल करना अनिवार्य है। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे बच्चों की पहचान करें जिन्होंने पिछले साल मार्च के बाद कोविड या किसी अन्य कारण से अपने माता पिता को खो दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसे बच्चों की पहचान चाइल्ड लाइन, स्वास्थ्य अधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों, पुलिस या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से की जा सकती है। इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी बच्चे के माता पिता की मृत्यु की सूचना मिलने पर जिला बाल संरक्षण इकाइयों को प्रभावित बच्चे और उसके अभिभावक से तत्काल संपर्क करना चाहिए। बच्चे की देखभाल करने के लिए उसकी इच्छा के आधार पर आकलन किया जाना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो बच्चे को तुरंत बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।